नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, मेरे हाथ में ये दो किताबें हैं। एक है हरिपाडा रॉय चौधरी की लिखी इंडिया माय कंट्री अंडर मोदी, और दूसरी किताब है मेरे दोस्त दयाशंकर मिश्र ने राहुल गांधी पर जो लिखी है। ये दो किताबें हैं। ये दो किताबें क्यों आज मैं आपके सामने लाया हूं? दरअसल मैं इन किताबों का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन बताना चाहता हूं आपको कि पिछले 11 साल में मोदी जी पर जितनी किताबें लिखी गई हैं, अगर वो मैं सारी किताबें यहाँ ले आऊँ तो शायद मेरा पूरा टेबल भर जाए, ये भी कम पड़े। ज़्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से 150 के आसपास, 150 से 200 के बीच किताबें तो लिखी गई होंगी प्रधानमंत्री मोदी पर। उनके गुणगान वाली सारी, उनके नेगेटिव वाली नहीं कर रहा मैं। और दूसरा, इधर राहुल गांधी पे बमुश्किल एक तो ये किताब है, और इसके बाद बेचारों को, दयाशंकर मिश्र को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये सारी कहानी मैंने आपको बताई थी। और एक दो किताब शायद राहुल गांधी पे और लिखी होगी। लेकिन अगर भारत में पहले वाला 2014 से पहले का माहौल होता, तो मेरे हिसाब से अगर फ्री कंट्री जिसको कहता है ना, जहाँ डेमोक्रेसी, प्रॉपर डेमोक्रेसी हो, तो वहाँ मेरे हिसाब से राहुल गांधी पर ज़्यादा किताबें लिखी होनी चाहिए थी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की इतनी सी बात का बढ़ा चढ़ाकर किताब का रूप दिया गया। कई तो ऐसी बातें भी हैं जिनका कोई तथ्य भी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी कहीं छुपा दिया गया है, या फिर खुद राहुल गांधी ने भी चीज़ें नहीं बताई। मैं आपको उदाहरण के तौर पे देता हूं कि निर्भया कांड दिल्ली का इतना मशहूर था, उनके भाई को किस तरह से राहुल गांधी ने अडॉप्ट किया, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाया, उन्हें पायलट बनाया। आई एम श्योर कि जब सत्ता बदलेगी, कभी राहुल गांधी सत्ता में आएंगे, तो बाकायदा एक किताब तो उसी पूरे एपिसोड पे लिखी जा सकती है। ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो राहुल गांधी की यात्रा पर लिखी जा सकती है। यात्रा मतलब पॉलिटिकल यात्रा। तो आज राहुल गांधी की पर्सनैलिटी या यात्रा को लेकर ही एक और एंगल से बात की जाए। अब राहुल गांधी के पर्सनल जीवन से इधर आते हैं कि कैसे 20 साल में, 20 साल के अपने राजनीतिक करियर में, 20-21 साल के राजनीतिक करियर में राहुल गांधी को एक, यूं कह सकते हो आप, रिवाइवल की लड़ाई लड़नी पड़ी। शायद कोई ग्रास रूट का युवक या ग्रास रूट का शख्स राजनीति में आता, उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जितना राहुल गांधी को करना पड़ा। इसलिए बात करना जरूरी है। अब लौट के आइए बिहार की यात्रा पर। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और युवा आगे चल रहे हैं आई लव यू राहुल गांधी कहते हुए। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी ना केंद्र में सत्ता पे, ना बिहार में सत्ता में। जगह जगह पर युवा आते हैं, उनसे अपनी समस्या बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि सारा दिन दिहाड़ी मजदूरी करने के बावजूद इतना पैसा नहीं बचता कि गरीबी मिटा सकूं, 2 बहनों की शादी कर दी है, अभी बहुत जिम्मेदारियां बाकी है। कोई युवा आता है कि पेपर लीक से परेशान हो चुके हैं, तैयारी कर करके थक गए हैं, और जब भी एग्जाम होता है पेपर लीक हो जाता है। और ये सारे चेहरे कोई बुजुर्ग या बच्चे नहीं हैं, ये सब युवा चेहरे हैं। युवा चेहरे हैं जो राहुल गांधी से मिलते हैं तो बड़ी उम्मीद भरी नजरों से मिलते हैं। उनकी आंखों में देखिए, इन युवाओं की आंखों में आप देखिए, तो उन्हें एक उम्मीद नजर आती है राहुल गांधी से। और राहुल गांधी भी बड़े ध्यान से इनकी बातें सुनते हैं। इसलिए फिल्मी हीरो की तरह राहुल गांधी बाइक पे जा रहे हैं और युवा आके राहुल गांधी को चूमने की कोशिश करते हैं। बहुत से नेताओं को जूते पड़ते हैं, बहुत से नेताओं पर चप्पल फेंकते हुए आपने बहुत देखे होंगे। राहुल गांधी, मैंने हाल फिलहाल में अकेले ऐसे नेता देखा है जिन्हें चूमने की कोशिश बिहार में एक यात्रा के दौरान एक नवयुवक ने की। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि राहुल गांधी को उस प्रदेश में यह सब मिल रहा है जिस प्रदेश में उनकी पार्टी का संगठन ना के बराबर है, जहां पर एक तरह से कांग्रेस को तिलांजलि लोगों ने दे दी थी। वहां 6 महीने में चीजें बदली राहुल गांधी ने। अब ये जो राहुल गांधी के युवाओं के साथ जो राहुल गांधी का कनेक्शन है,
उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी 2004 में जब राजनीति में आए थे, उस दिन से आज तक राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा भरोसा युवाओं पर किया है। आपको मालूम है 2004 में जब राजनीति में राहुल गांधी आए तो आधे से ज्यादा कांग्रेस हैरान थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि प्रियंका गांधी पहले राजनीति में आएंगी। वो एक्टिव थी, पिता के लिए, मां के लिए कैंपेन करती थी, लेकिन आगे राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने आते ही जो अपने विचार व्यक्त किए, उसको देख के पुराने कांग्रेसियों को वहीं थोड़ी सी जलन होनी शुरू हो गई थी। थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं, राहुल के खिलाफ एक माहौल बनाना शुरू कर दिया था। राहुल आना नहीं चाहते थे, लेकिन जब देखा राजनीति में मां अकेली पड़ रही है, उन्हें घेरा जा रहा है, तो वो राजनीति में आने के लिए तैयार हुए। हालांकि दादी और पिता के साथ जो हुआ था वो ट्रॉमा उनके दिमाग से गया नहीं था। लेकिन जब वो 2004 में आए और पहला चुनाव लड़ा, उसके बाद से उन्होंने अपनी 21 साल की राजनीतिक यात्रा के दौरान हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इस कोशिश में बहुत से युवाओं ने उन्हें रिजल्ट भी दिए, उसकी वजह थी, लेकिन उन्हीं में से बहुत से लोगों ने धोखा भी दिया, खंजर भी चलाया। अब देखिए, नेहरू गांधी फैमिली में, परिवार में पैदा होने वाले राहुल गांधी जब 2014 में राजनीति में आए तो वो कोई 20-21 साल के बच्चे नहीं थे, 34 साल की उम्र हो चुकी थी। 34 साल में आदमी मैच्योर हो जाता है, तो वो मैच्योर दिमाग के साथ ही आया था। और आपको याद करना होगा कि जब वो पहला चुनाव वो लड़ रहे थे, पहले ही चुनाव में जब उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया था अपने पहले इंटरव्यू में, तो उन्होंने उसी वक्त एक बात कही थी कि मैं इस देश की राजनीति को धर्म और राजनीति से मुक्त, धर्म और जात पात की राजनीति से दूर करना चाहता हूं। यहाँ नफरत फैलाने की जो कोशिश की जाती है, उस नफरत को खत्म करना चाहता हूं। ये 2004 में राहुल गांधी ने कहा था। 2025 में उसी बात पे टिके हुए हैं। आज भी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। मैं कोई राहुल गांधी का बखान नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस आदमी की एक शख्सियत का एक पहलू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बिहार यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, अगर आप उन यात्रा के विजुअल्स देखो, सबसे आगे जो कांग्रेस के झंडे उठा के चल रहे हैं वो कौन है? वो सब युवा हैं। और युवा कौन है? यूथ कांग्रेस के और एनएसयूआई के युवा हैं। आखिर ऐसा क्या है राहुल गांधी में कि जो उनकी युवा शक्ति है उस पार्टी की, वो पहले जागृत हुई और उसने ऐसा जो है पार्टी को हिलाया कि आज पार्टी के हर नेता धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं। मेरे हिसाब से इस देश में 3 ऐसे नौजवान हैं, 3 ऐसी शख्सियतें हैं जिन्हें अपनी लेगेसी पर गुमान से ज्यादा अफसोस होता होगा। इन गुड सेंस, मैं किसी नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा, क्योंकि उन तीनों पर जो विरासत है, ठप्पा विरासत का लगा है, ठप्पा नेपोकिड जिसको कहते हैं आप, नेपोकिड का लगा है। लेकिन वो ठप्पा इतना भारी पड़ गया तीनों पर कि उनकी खुद की क्वालिटीज क्या हैं वो दुनिया समझ ही नहीं पाई। और राहुल गांधी को भी वो चीज समझाने में 11 बरस लग गए। अब धीरे धीरे लोगों को दिख रही है। वो 3 बच्चे हैं, अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर, और तीसरे राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी। अभिषेक बच्चन और अर्जुन तेंदुलकर पर तो उनके पिता की लेगेसी या उनसे कंपैरिजन का ही बोझ था, लेकिन राहुल गांधी इकलौती ऐसी शख्सियत थी जिस पर 4 पीढ़ियों का लेगेसी का बोझ था। मोतीलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सबकी लेगेसी के साथ राहुल गांधी को कंपेयर किया गया। अभिषेक बच्चन, अर्जुन तेंदुलकर और राहुल गांधी में एक और फर्क था। अभिषेक बच्चन जब एंट्री किए और आज भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं,
तो उनके लिए आज भी पॉजिटिव माहौल है, उनके खिलाफ माहौल नहीं है। अमिताभ बच्चन अगर किसी को आज भी कह दें कि मेरे बेटे को इस फिल्म में लीजिए, तो मजाल नहीं है किसी की कि नहीं ले। सचिन तेंदुलकर ने भी अपने बेटे को बहुत सारी जगहों पर एडजस्ट करवाया है, वो कहानी कुछ और है। लेकिन राहुल गांधी इसलिए डिफरेंस हो जाता है इनकी कि लेगेसी उन दोनों से ज्यादा है, लेकिन बोझ इस शख्स पे ज्यादा है क्योंकि माहौल इसके खिलाफ है। बाकायदा उन दोनों को सपोर्ट करने के लिए उनके पिता की जो सपोर्ट ग्रुप था वो बाकायदा काम करता है, लेकिन इस शख्स को बदनाम करने के लिए ग्रुप्स बनाए गए, उनको पैसे देके प्रमोट करने की कोशिश की जाती, उसको डिफेम करने के लिए पैसा लगाया गया। और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि उन दोनों के सिर पर पिता का साया था और राहुल गांधी के सिर पे पिता का साया नहीं था। जब राहुल गांधी पहली बार यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की कमान संभालते हैं, जनरल सेक्रेटरी बनते हैं और डिफैक्टो चेयरमैन इन दोनों संगठनों के हैं बने। ये आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि अगर आप टेक्निकली देखें तो आज भी राहुल गांधी यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के चेयरपर्सन हैं, क्योंकि उसके बाद जब राहुल गांधी प्रेसिडेंट बन गए, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए, फिर प्रेसिडेंट, फिर छोड़ दिया उन्होंने, वो पोजीशन डिफैक्टो है, उसको ना भरा गया ना उसे अबॉलिश किया गया। तो एक तरह से देखा जाए तो आज भी राहुल गांधी इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के चेयरपर्सन है। पहला रेवोल्यूशन राहुल गांधी वहीं पर लाए। राहुल गांधी ने वहां से यात्रा का दौर शुरू किया और यात्रा का असर देखना शुरू किया। इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने सड़क का रास्ता चुना और उसका असर भी हुआ। असर ये हुआ कि जो इंडियन यूथ कांग्रेस 2 लाख सदस्यों की थी, वो राहुल गांधी ने कुछ महीनों में 25 लाख तक पहुंचा दिया था। राहुल गांधी ने बहुत सी जगहों पर युवाओं को जोड़ने के लिए यात्राएं की। ये आलम ये हो गया था कि एक वक्त उत्तर प्रदेश में जहां 10 से 15 सदस्य बनते थे यूथ कांग्रेस के पर डे के हिसाब से, राहुल गांधी की यात्रा के बाद वहां रोजाना 100 से 200 मेंबर बनने लगे थे। इस सब के बीच में राहुल गांधी ने एक यूथ ब्रिगेड कांग्रेस के अंदर शुरू की, जिसे हम लोग उस वक्त नेक्स्ट कांग्रेस समझ रहे थे, टीम राहुल का नाम दे रहे थे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, संदीप दीक्षित, दीपेंद्र हुड्डा, गौरव गोगोई, जितिन प्रसाद, मनीष तिवारी, प्रिया दत्त, रवनीत बिट्टू, हरेंद्र मिर्धा, राजीव शुक्ला, कोडिकुनी सुरेश, मधु गौड़, अब्दुल मनन, महबूब अली कैसर, अलका लांबा, मीनाक्षी नटराजन। ये कुछ ऐसे नाम हैं, क्योंकि इतने नाम थे ना मैं भूल जाता, इसलिए मैंने पढ़ के सुना है। ये कुछ ऐसे नाम थे जो उस वक्त राहुल गांधी ने जिनमें पोटेंशियल देखा, इन्हें आगे बढ़ाया और कांग्रेस में इन्हें सचिव बनाया। न सिर्फ कांग्रेस में सचिव बनाया, बल्कि बहुत से लोगों को 2008 में चुनाव भी लड़वाया और 2008 में चुनाव में इन युवा चेहरों ने परफॉर्म भी करके दिखाया, कांग्रेस के लिए सीटें जीत के भी दिखाई। और उसका नतीजा था कि राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह की जो सेकंड टर्म की सरकार थी, उसमें जितिन प्रसाद, अपना सचिन पायलट, श्रुति चौधरी, रवनीत बिट्टू, सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, मनीष तिवारी, इन सब को मंत्री भी बनवाया था। वो स्टूडेंट यंग से जो है वो पार्टी में एआईसीसी में शामिल किया गया और एआईसीसी से फिर चुनाव लड़ाया गया, फिर मंत्री बने। तभी इन लोगों का नाम बड़ा हुआ। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी में कभी ऐसा हो कि कोई मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े पार्टी के अंदर और फिर मोदी चुनाव तो जीत जाएं, लेकिन जिस विरोधी ने चुनाव लड़ा था उसके बेटे को आगे बढ़ाएंगे मोदी? हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां हुआ था। जितेंद्र प्रसाद याद है आपको, 2000 में सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव उन्होंने लड़ा था, हार गए थे वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने वो
एक दिल में टीस रखी। उनके बेटे जितिन प्रसाद को आगे बढ़ाया, अपनी टीम का सदस्य बनाया, सांसद बनाया, फिर मंत्री भी बनवाया। खुद मंत्री नहीं बने, 2004 में भी बने नहीं बने, 2009 में तो बल्कि प्रधानमंत्री का पद उनके पास था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। 2004 में उनकी मां ने प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया, लेकिन इन सबको बनवाया। ये अलग बात है कि बाद में यही लालची निकले, चाहे वो बिट्टू हो, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, चाहे मिलिंद देवड़ा हो, चाहे ये जितिन प्रसाद हो, श्रुति चौधरी हो, जितने ये बनाए थे, मनीष तिवारी के अलावा बाकी सब, सचिन पायलट और मनीष तिवारी के अलावा बाकी सब लोग छोड़ गए। आरपीएन सिंह थे, हाँ शैलजा अभी हैं, खैर शैलजा जो है वो अभी भी साथ हैं, लेकिन बाकी सब लोग जिन्हें बढ़ाया सब छोड़कर चले गए। अच्छा, दूसरी बात, राहुल गांधी ने इन्हें आगे इसलिए भी बढ़ाया कि इन सब के पिता की लेगेसी की इज्जत राहुल गांधी करते थे। राहुल गांधी का कहना था कि इन सब के पिताओं ने इस कांग्रेस पार्टी को बहुत कुछ दिया है, इसलिए इनका हक बनता है। ये सब नेपो किड है जो आज कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। उसी परिवारवाद की वजह से राहुल गांधी ने इन सब को पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्वालिफिकेशन उस वक्त ये थी कि वो माधवराव सिंधिया के बेटे हैं। श्रुति चौधरी की ये थी कि वो बंसीलाल की पोती है। मिलिंद देवड़ा की ये थी कि वो अपने पिता जो मुरली देवड़ा के बेटे थे। जितिन प्रसाद इसलिए आगे बढ़े कि उनके पिता जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के पुराने साथी थे और राजीव गांधी के मीडिया एडवाइजर भी शायद होते। इसी तरह से सचिन पायलट, इसी तरह से बाकी सब लोग, मनीष तिवारी, सब लोग इसी तरह से आगे बढ़ाए गए। आज यही लोग गांधी परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सब के धोखे से या इन सब के जाने से राहुल गांधी को युवाओं पर जो भरोसा था वो टूट गया। ऐसा नहीं है। राहुल गांधी बीच में जब 2019 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा, उस वक्त नाराजगी थी, इसमें कोई शक नहीं है। उस वक्त उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। कुछ लोग तो कह रहे हैं वो राजनीति से ही संन्यास लेना चाह रहे थे, लेकिन उनकी माता ने उन्हें समझाया और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि दरअसल मैं जो युवाओं से एक्सपेक्ट करता हूं, या युवाओं ने जो मेरे साथ काम किया, जैसा परफॉर्म करके दिया, मैं इन पुराने कांग्रेसियों से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं फेल हुआ। अब अगर मुझे पास होना है, टीम की कमान संभालनी है, तो उससे पहले बेहतर है कि टीम बढ़िया बना के दो। वो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ कि जब सचिन तेंदुलकर को भारतीय टीम का कप्तान बनाया था, तो मुझे याद भी आज भी जवाहरलाल श्रीनाथ का इंटरव्यू आता है, जब उन्होंने कहा था कि सचिन तेंदुलकर कैप्टन के तौर पे इसलिए फेल हुए कि वो जैसे खुद परफॉर्म करते थे, सभी टीम के मेंबर से उसी लेवल की परफॉर्मेंस चाहते थे, जबकि हर खिलाड़ी की अलग कैपेबिलिटी होती है, इसलिए वो फेल हुए। लेकिन जब एज ए बैट्समैन खेले तो वो अपना लंबा कैरियर खेलते रहे, चलते रहे। वही राहुल गांधी कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी टीम बना रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो कांग्रेस का जो नया चेहरा मोहरा निकल के आ रहा है सामने, उसमें आपके सामने कौन से चेहरे दिख रहे हैं? कन्हैया कुमार, कृष्णा हल्लावरू अगर बिहार से शुरू करते हैं, रेवंत रेड्डी, जीतू पटवारी, राजा वड़िंग पंजाब वाले, सुखविंदर सिंह सुक्खू, गौरव गोगोई, इमरान प्रतापगढ़ी, मुंबई वाली वर्षा गायकवाड़, अलका लांबा, मीनाक्षी नटराजन, दीपेंद्र हुड्डा, संदीप दीक्षित, बीवी श्रीनिवास, और यूथ कांग्रेस और एनएसआई की जो चीफ है, और बहुत सारी लंबी फहरिस्त है। मैंने ये नाम इसलिए लिया कि अलका लांबा भी एक ऐसा चेहरा है जिनको 2007 से राहुल गांधी ने प्रमोट करना शुरू किया था। बीच में छोड़ गई थी लेकिन वापस आ गई। राहुल गांधी का भरोसा आज भी इन पर है। संदीप दीक्षित भी उसी वक्त से राहुल गांधी की टीम में है, राहुल गांधी के भरोसे पात्र है। दीपेंद्र हुड्डा भी उसी वक्त से हैं, मीनाक्षी नटराजन भी उसी वक्त से हैं, गौरव गोगोई बाद में आए हैं। ये सारे चेहरे अब आपको कांग्रेस में दिख, और ऐसे बहुत सारे, मैं भूल गया, बहुत सारे नाम नहीं होंगे, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जिन जिन युवा चेहरों का मैं नाम भूल गया। लेकिन आपको कांग्रेस की एक नई तस्वीर अब दिख रही है। वो पुरानी तस्वीर कांग्रेस की, जहां बुजुर्ग आपको दिखते थे जब भी कांग्रेस की बात करते थे,
सिर पे सफ़ेद टोपी ज़रूर पहन लेते थे, लेकिन उठने चलने के लिए भी सहारा चाहिए होता था। आज वो कांग्रेस बदल गई है। आज उस कांग्रेस का चेहरा बदल गया है। राहुल गांधी की लेटेस्ट यात्रा देख लीजिए। इस यात्रा में आपको जो राहुल गांधी के साथ चेहरे दिख रहे हैं, कौन से चेहरे दिख रहे हैं? उसमें क्या वो चेहरे दिखते हैं आपको जहां पर आपको ऐसा लगता है देखते ऐसा हो यार, ये इनका दौर गया, ये खत्म है, चले हुए कारतूस है, अब इनको कहाँ राहुल गांधी ढोरे? अब ऐसी फीलिंग नहीं आती। पहले आती थी जब राहुल गांधी के आसपास गुलाम नबी आज़ाद, अपना पी चिदम्बरम, ए के एंटनी, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये सारे चेहरे दिखते थे। आज ये चेहरे कहीं धूमिल हो गए हैं, ये चेहरे कहीं बैकड्रॉप पे चले गए हैं, नए चेहरों ने इसकी जगह ले ली। राहुल गांधी के आसपास नए चेहरे दिखते हैं और यही सबसे बड़ी दिक्कत मोदी जी को हो रही है। क्योंकि मोदी जी जब 2014 में आए थे तो उनके आसपास जो चेहरे थे, उन्होंने एक चीज की थी कि उन्होंने सारे पुराने चेहरे हटा दिए थे। पहली टर्म में पुराने चेहरों में अगर आपको कोई दिखता था तो रविशंकर प्रसाद या सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह, यही 2-4 चेहरे दिखे थे। धीरे धीरे वक्त मोदी जी का साथ देता गया, कुछ लोग दुनिया छोड़ गए, कुछ लोग साइड हो गए। अल्टीमेटली राजनाथ सिंह है आज जो उस पुरानी टीम से मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने पुराने चेहरे हटा के नए चेहरे दिए इस देश को, इसलिए नए चेहरों के साथ देश को लगा कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो बातें बिल्कुल सही है और लोगों ने विश्वास किया उस पर। लेकिन आज समस्या ये हो रही है मोदी जी के साथ कि मोदी जी के वो चेहरे फीके पड़ रहे हैं और जो नए चेहरे मोदी जी ला भी रहे हैं वो चेहरे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कम ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा है। जो भरोसेमंद मोदी जी के हैं वो ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा है, या पॉलिटिकल विंग से जो लेके आ रहे हैं वो ऐसे हैं जो कभी ना कभी कांग्रेसी रहे हैं, जिनका कांग्रेसी बैकग्राउंड है और बीजेपी के लोग उन्हें पचा नहीं पा रहे हैं। ये दिक्कत मोदी जी को हो रही है और जबकि सामने राहुल गांधी बिल्कुल नए चेहरे लोगों को दे रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको डाटा भी दिया था कि कैसे युवा अब कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं और 65% आबादी जिस देश में युवाओं की हो तो सारी गेम तो उनके हाथ में है। यही आउटकम इस भारत वोट अधिकार यात्रा से भी निकल के आ रही है कि बिहार के युवाओं पर राहुल गांधी ने खास फोकस किया था। इसीलिए कृष्णा अल्लावरुर, कन्हैया कुमार जैसे यंग चेहरों को बिहार भेजा, वरना किसी बुजुर्ग को भी भेज सकते थे या किसी सीनियर लीडर को भी भेज सकते थे। लेकिन उन्होंने भरोसा यंग पे किया। उन्होंने कहा कि जो युवा है बिहार का इस वक्त बहुत त्रस्त है, नौकरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, पढ़ाई की समस्या, सब चीज़ों की समस्या है, वहाँ पर टैप करने का बिल्कुल सही वक्त है। इसलिए सही वक्त पे सही चेहरे बिहार में उतारे और उसका असर इस यात्रा में दिख रहा है। और इसके बाद अगला कदम क्या होगा, इस यात्रा के आउटपुट ने एक रास्ता दिखा दिया है कि अब राहुल गांधी आपको 2 रूप में दिखेंगे, एक सड़क पर, दूसरा एग्रेसिव मोदी पर हमला लगातार जारी रहेगा जब तक मोदी कुर्सी से हट नहीं जाते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।